अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अच्छा जी, लेक्चर 3 हम स्टार्ट करते हैं कि इसमें हमने लास्ट लेक्चर में जो लेक्चर 2 हमने चैप्टर 2 का किया था उसमें हमने वेन डायग्राम तक कवर किया था। नेक्स्ट जो है हमारे पास एक्सरसाइज 2.2 है। इसमें से आपने क्वेश्चन नंबर 3 देखना है। सबसे पहले अंडर व्हाट कंडीशन ए एंड बी, कौन सी कंडीशन लगेंगी ए एंड बी पे। तो हमारे पास क्या आएगा, ये जो है इनके स्टेटमेंट्स ट्रू होंगी। ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए, ए यूनियन बी लें वो कब ए के बराबर होगा? जब ए जाहिर बात है बड़ा सेट होगा, बी उसका जो है वो सब सेट होगा, ए सुपर सेट होगा, तो यूनियन में हमारे पास क्या आता है फिर? यूनियन में हमारे पास सुपर सेट ही आता है। तो ए बी जब है वो ए का सबसेट होगा तो हमारे पास इनका यूनियन जो है वो ए के बराबर आएगा। अगर हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी कब आएगा, तो तब ए जो है वो सबसेट होगा, बी सुपर सेट होगा, ए इज कंटेन्ड इन बी, तो इनका यूनियन जो है वो फिर बी के इक्वल आएगा। इसी तरह आपने इन सारे क्वेश्चन को देख लेना है। इसमें क्या है नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ऑपरेशन ऑन थ्री सेट्स। थ्री सेट्स के ऑपरेशन है ए यूनियन बी। आपको पता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी हमने पढ़ी है कि ब्रैकेट, वैसे बोर्ड में इसको अगर देखें तो ब्रैकेट को पहले सोल्व करेंगे फिर बाहर वाले को सोल्व करते हैं। ऑब्वियसली ये चीज आप सबको जो है वो पता है। ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन और यूनियन की प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हैं ये सारी आपने नोट करनी है और आपने इनको याद भी करना है। वैसे तो ये प्रॉपर्टीज बहुत इजी हैं क्योंकि हमने जैसे नंबर्स में की हैं वैसे ये प्रॉपर्टीज हैं। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन क्या है? ए यूनियन बी ले या बी यूनियन ए ले तो वो बराबर आएगा। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन, इसमें इंटरसेक्शन आ जाएगा। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी तीन एलिमेंट्स की होती है, आपको पता है, वो ली गई है यूनियन की, यूनियन के साथ फिर इंटरसेक्शन की। लेकिन जैसे हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी रियल नंबर में की है उसमें एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दो ऑपरेशन यूज होते हैं। इसी तरह सेट्स में भी हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में जो है दो ऑपरेशन यूज होंगे। वो कौन से? यूनियन एंड इंटरसेक्शन। एक जो है वो यूनियन ओवर इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी है, यूनियन बाहर है और इंटरसेक्शन अंदर है। एक इंटरसेक्शन ओवर यूनियन की प्रॉपर्टी है तो इंटरसेक्शन बाहर आएगा। इस चीज को आपने ध्यान से याद रखना है कि जिसमें इंटरसेक्शन बाहर है वो इंटरसेक्शन ओवर यूनियन की प्रॉपर्टी है और जिसमें यूनियन बाहर है वो यूनियन ओवर इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी है। आपने इनको नेम से याद करना, बाय नेम। आपसे बाय नेम पूछा जा सकता है तो आपने बाय नेम याद करके इनकी स्टेटमेंट याद कर लेनी है। ठीक है। नेक्स्ट जो है वो डिमॉर्गन लॉ है। डिमॉर्गन लॉ में क्या है, इसमें जो ऑपरेशन है वो अगर आप सादा लफ्जों में कहें तो वो रिवर्स हो जाता है। यूनियन है तो इंटरसेक्शन आ जाएगा, इंटरसेक्शन है तो यूनियन आ जाएगा। डिमॉर्गन्स लॉ आपसे ऐसे भी पूछे जा सकते हैं कि डिमॉर्गन्स लॉ बताएं। एमसीक्यूज आ सकता है कि डिमॉर्गन लॉ की स्टेटमेंट कौन सी करेक्ट है, तो ये आपने देखना है। ए यूनियन बी का होल कंप्लीमेंट लें तो ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। ये देखें, अंदर यूनियन था तो फिर जब ये ओपन हुआ तो बाहर अंदर क्या आ गया, कंप्लीमेंट आ गया। इसी तरह अगर अंदर इंटरसेक्शन, सॉरी, अंदर अगर यूनियन है तो इधर क्या आ गया, इंटरसेक्शन, और इधर अगर इंटरसेक्शन है तो इधर क्या आ गया, यूनियन आ गया। इसको आपने जो है वो याद कर लेना है। डिमॉर्गन लॉ की इन्होंने जो है वो प्रूफ भी दिया गया, इसको करने की जरूरत नहीं है, इधर से कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये सारे जो है उन्होंने प्रूफ दिए गए हैं। ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का प्रूफ है, यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। इसको वेन डायग्राम से भी बताया गया है। प्रॉपर्टीज ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ द प्रॉपर्टीज विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम। ठीक है, वेन डायग्राम से भी बताया गया है, इसको करने की जरूरत नहीं है, इसमें से कोई भी एमसीक्यूज नहीं बन सकता। यहाँ तक जो है वो हमारा हो गया 2.5 तक कवर। अब नेक्स्ट जो है हमारे पास सेक्शन 2.6, इसमें क्या है, इंडक्टिव एंड डिडक्टिव लॉजिक। इस सेक्शन को स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं, ये एक तो इम्पोर्टेंट है, ये कॉन्सेप्ट आगे यूज होंगे। और दूसरी बात ये कि इसमें जो आगे हम हमारे पास आएंगे, अभी वो टोटोलॉजीज उसमें जो भी आता है सारा कुछ, कंजंक्शन, जो भी चीज आएगी, तो उसमें से अभी 2022 में भी एमसीक्यूज आए थे। ठीक है, तो उस इसको आपने, बल्कि बेसिक सारी मैंने पहले ही बताया था कि आपने अच्छे से करने हैं, उसमें से कोई चीज नहीं छोड़नी। इंडक्टिव एंड डिडक्टिव लॉजिक, इंडक्शन और डिडक्शन। सबसे पहले तो मैं आप अपने लफ्जों में आपको इसका कंसेप्ट समझाती हूँ कि ये क्या है। इंडक्टिव और डिडक्टिव लॉजिक हमारे पास क्या है। इंडक्शन क्या होता है, हम कोई छोटा रिजल्ट लेते हैं, हम तीन चार एग्जांपल लेते हैं, हम उसको जनरलाइज कर देते हैं कि ये रिजल्ट ओवरऑल ट्रू है, तो हम कहते हैं ये इंडक्शन है। जैसे आप देखते होंगे
हम बहुत से थ्योरम प्रूव करते हैं। वो इंडक्ट जो हम बाय इंडक्शन जो है, मैथमेटिकल इंडक्शन आपको याद होगा, वो यही चीज है। हम पहले 1 के लिए लेते हैं, फिर n+1 के लिए सपोज करके n+1, n के लिए सपोज करके n+1 के लिए प्रूव करते हैं, तो हम कहते हैं ये ओवरऑल ट्रू है। वो जनरलाइजेशन होती है। इंडक्शन जो एक्चुअली होती है वो जनरलाइजेशन होती है, ठीक है। और डिडक्शन में क्या होता है? डिडक्शन में आपने बहुत से थ्योरम फिजिक्स में मैंने पढ़े हैं, शायद आप लोगों ने भी पढ़े होंगे, कि हम एक थ्योरम लेते हैं, हम उसमें से स्पेशल केस निकाल लेते हैं, छोटा केस। हम कहते हैं ये 0 के लिए ये अलग केस होगा, 1 के लिए अलग केस होगा, बाकी सब के लिए ट्रू है। तो ये जो 0 1 के लिए अलग केस है, तो वो हमारी डिडक्शन है। हमने एक बड़े थ्योरम से एक छोटा रिजल्ट जो इनके कंक्लूड किया है, उसको हम डिडक्शन बोलते हैं। अच्छा, ये जो इधर अब इन्होंने लिखा है, इसको भी पढ़ लेते हैं। In daily life, we often draw general conclusion from limited number of observation or experiences. वही चीज कि हम क्या करते हैं डेली लाइफ में, क्या करते हैं, लिमिटेड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन लेते हैं, उसमें से हम रिजल्ट को जनरलाइज कर देते हैं। अ पर्सन गेट पेंसिलिन इंजेक्शन वंस और ट्वाइस एंड एक्सपीरियंसेस रिएक्शन सून आफ्टरवर्ड्स। एक पर्सन जो है वो पेंसिलिन यूज करता है, 2 3 बार उसका जो रिएक्शन उस पे आ जाता है। ही जनरलाइज दैट ही इज एलर्जिक टू पेंसिलिन, who generally form opinions about others on the basis of few contacts only। तो इसी की बेस पे हम दूसरों थोड़े से एक्सपीरियंसेस की बेस पे हम उस रिजल्ट को जनरलाइज कर देते हैं। तो उसको हम क्या कहते हैं? ये चीज हमारे पास क्या है? इंडक्शन है। इंडक्टिव रीजनिंग इज अ यूजफुल इन नेचुरल साइंसेस वेयर वी हैव टू डिपेंड अपॉन रिपीटेड एक्सपीरियंसेस, एक्सपेरिमेंट्स और ऑब्जर्वेशंस। कहाँ हमारे पास यूजफुल है? जहां हमारे पास जो है वो एक्सपीरियंस की बेस पे हम रिजल्ट बनाएं, वहां हमारे पास इंडक्टिव लॉजिक जो है वो बहुत यूजफुल होती है। इनफैक्ट ग्रेटर पार्ट ऑफ आवर नॉलेज इज बेस्ड ऑन इंडक्शन। बहुत से ऐसे हमारे पास रिजल्ट्स हैं, बल्कि उन्होंने कहा हमारी नॉलेज का एक बड़ा हिस्सा इंडक्शन पे बेस है। हम थोड़ी सी चीजों को देख के हम कहते हैं कि ये जी ओवरऑल ऐसा ही होगा, ठीक है ना। तो बाकी अगर आप अपने ऊपर थोड़ा गौर करें, तो हर इंसान जो है वो खुद से लोगों के बारे में राय बना लेता है। किसी ने अगर हमारे साथ गलत कर दिया थोड़ा सा, तो हम क्या कहते हैं? वो बंदा ही गलत है, ऐसे ही कहते हैं ना। तो ये इंडक्शन ही है, ठीक है ना। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास क्या है? डिडक्शन क्या है? डिडक्शन का मैंने आपको पहले बता दिया। हम थ्योरम लेते हैं, उसमें से स्पेशल केस जो हम ड्रा करते हैं उसको हम डिडक्शन कहते हैं। On many occasions, we have to adopt the opposite course. We have to draw conclusion from expected or well-known facts. Well-known facts हमारे पास जो होते हैं उनसे हम क्या करते हैं? कंक्लूजन ड्रा करते हैं। वी ऑफन कंसल्ट लॉयर्स और डॉक्टर्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर गुड रेपुटेशन। हम क्या करते हैं? डॉक्टर्स और लॉयर्स के पास कैसे जाते हैं? कोई हमें बता देता है कि वो बहुत अच्छा डॉक्टर है, तो हम उसके पास चले जाते हैं कि उसको उससे शिफा मिली थी, लेकिन जरूरी नहीं है कि आपको भी मिले। दिस वे ऑफ रीजनिंग ड्रॉ कंक्लूजन फ्रॉम प्रीमिसेस बिलीव टू बी ट्रू। लोगों के अकीदे को देख के जो है हम क्या करते हैं कि जी हाँ उसने बताया बहुत अच्छा डॉक्टर होगा, तो इस चीज को हम क्या कहते हैं? कि डिडक्शन है। आवर यूजुअल एग्जांपल ऑफ डिडक्शन इज ऑल मेन आर मॉर्टल। तमाम इंसान जो है वो फानी है। वी आर मैन, हम इंसान है, देयरफॉर वी आर मॉर्टल, तो हमने फना होना है। डिडक्शन इज मच यूज्ड इन हायर मैथमेटिक्स। डिडक्शन को है जो हायर मैथमेटिक्स में बहुत यूज करते हैं। बहुत से केसेस, बहुत से थ्योरम ऐसे आते हैं कि जहां पे थ्योरम जनरल तो ट्रू करता है, लेकिन कुछ केसेस के लिए वो ट्रू नहीं करता, ठीक है, वो फॉल्स होता है, वो ट्रू नहीं होगा। In teaching elementary mathematics, we generally resort to the inductive method. For instance, the following। ये आगे उन्होंने एग्जांपल दी है, इसको करने की जरूरत नहीं है। बेसिक प्रिंसिपल। अच्छा जी, ये जो है डिडक्टिव लॉजिक का प्रिंसिपल, ये आपने नोट करना है। ये किसने दिया था? बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डिडक्टिव लॉजिक वर लेड बाय ग्रीक फिलोसोफर एरिस्टोटल। The illustration mathematician Euclid used the deductive method। डिडक्टिव लॉजिक किसने यूज की थी? अरिस्टोटल ने, ठीक है। और यूज्ड किसने किया था? यूक्लिड ने। उसने जो है वो 13 बुक्स ऑफ ज्योमेट्री लिखी हैं, कॉल्ड एलिमेंट्स, टुवर्ड द एंड ऑफ 17th सेंचुरी। इन सब का बहुत रोल है, यूक्लिड, लेबनिज, ठीक है। तो यहाँ भी जो है उन्होंने कहा है कि इसको किसने यूज किया था? यूक्लिड ने यूज किया था। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है अरिस्टोटोलियन एंड नॉन अरिस्टोटोलियन लॉजिक्स। अच्छा, मैं एक छोटा सा काम आपको देती हूँ। वैसे तो मैंने ये अपने नोट्स में लिखा होगा, लेकिन अभी मैं नोट्स नहीं आपसे शेयर कर रही, क्योंकि मैं चाह रही हूँ आप सब अपने नोट्स बनाएं। जाहिर बात है जो चीज मुझे मुश्किल लगती है
मैं सिर्फ वो लिखूंगी। मैं आपको बार बार ये बता रही हूँ, जो चीज जिस बच्चे को मुश्किल लगती है वो सिर्फ वो लिखेगा। वो चीज नहीं लिखेगा जो आपको मुश्किल मुश्किल लगी या आपको भूलने वाली है। हो सकता है जो चीज आपको मुश्किल लगती हो वो मुझे बहुत आसान लगती हो, मैं वो चीज नोट ना करूं, लेकिन हर बंदे से ये रिक्वेस्ट है कि वो अपने नोट्स बनाए। जो चीज उसको मुश्किल लगती है वो लिखे, जो चीज उसे याद है उसे नहीं भूल सकती बेशक ना लिखे। लेकिन मेरी तो यही, मैं तो हर चीज लिख लेती थी कि एक बार फिर भी माइंड में एट अ टाइम हर चीज स्किप हो जाती है, तो रिवाइज किया होगा तो नहीं भूलेगी। प्रेपोजिशन, क्रॉलरी, थ्योरम, इन चीजों की आपने डेफिनेशन करनी है। प्रेपोजिशन, क्रॉलरी, थ्योरम, इनमें डिफरेंस क्या है, ये क्या चीज होती है, इन सब की आपने डेफिनेशन करनी है। अच्छा, अरिस्टोटेलियन एंड नॉन अरिस्टोटेलियन लॉजिक। फॉर रीजनिंग वी हैव टू यूज प्रपोजिशंस। हम क्या करते हैं, प्रोपोजिशन को यूज करते हैं। अ डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट विच मीन टू बी ट्रू और फॉल्स बट नॉट द बोथ। कोई भी ऐसी स्टेटमेंट जो या तो ट्रू हो या फॉल्स हो, लेकिन दोनों नहीं हो सकती, ऐसी स्टेटमेंट को हम प्रोपोजिशन कहते हैं। ठीक है। कोई भी ऐसी, ये डेफिनेशन इधर भी लिखी है लेकिन आपने नेट से भी देखनी है, मैंने नेट वाली की थी, मैंने इधर वाली नहीं की थी। ऐसी स्टेटमेंट जो या तो सही हो या गलत हो, लेकिन दोनों कभी नहीं हो सकती, ऐसी स्टेटमेंट को हम क्या कहते हैं, प्रोपोजिशन। अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल देयर एग्जिस्ट ओनली टू पॉसिबिलिटीज। अ प्रोपोजिशन कुड बी आइदर ट्रू, या तो वो ट्रू होगी या वो गलत होगी, लेकिन थर्ड पॉसिबिलिटी देयर कुड नॉट बी। अब अरिस्टोटलियन लॉजिक क्या है, ऐसी स्टेटमेंट जिसमें या तो वो ट्रू होगी या गलत होगी, ये दो पॉसिबिलिटीज ही हो सकती हैं, इनके अलावा कोई भी थर्ड पॉसिबिलिटी नहीं होगी, ऐसी चीज प्रोपोजिशन को हम कहते हैं, ये अरिस्टोटलियन लॉजिक है। दिस इज करेक्ट सो फार एज मैथमेटिक्स एंड अदर साइंसेज आर कंसर्न्ड। तो ऐसी स्टेटमेंट को हम क्या कहते हैं, अरिस्टोटेलियन लॉजिक कहते हैं। लेकिन जिसमें थर्ड या फोर्थ पॉसिबिलिटी आ जाए तो वो स्टेटमेंट हमारे पास नॉन अरिस्टोटेलियन आ जाएगी। ये देखिए, डिडक्टिव लॉजिक इन विच, इधर से, डिडक्टिव लॉजिक इन विच एवरी स्टेटमेंट इज रिगार्डेड एज ट्रू और फॉल्स, देयर नो अदर पॉसिबिलिटी। ऐसी स्टेटमेंट्स जिसमें सिर्फ दो पॉसिबिलिटी हो, या तो सही होगी या वो गलत होगी, लेकिन थर्ड कोई पॉसिबिलिटी ना हो, ऐसी स्टेटमेंट को हम कहते हैं अरिस्टोटेलियन। लेकिन उसके बाद लॉजिक इन विच स्कोप फॉर थर्ड, जिसमें ऐसी स्टेटमेंट आ जाए जिसमें ट्रू फॉल्स तो हो लेकिन उसके बाद थर्ड फोर पॉसिबिलिटी भी कोई आ जाए, तो ऐसी स्टेटमेंट को हम क्या कहते हैं, नॉन अरिस्टोटेलियन। इनका डिफरेंस आपने नोट कर लेना है, अरिस्टोटेलियन और नॉन अरिस्टोटेलियन में क्या डिफरेंस है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है सिंबॉलिक लॉजिक। ये बहुत जरूरी है, ये मैंने पहले बता दिया, इनमें से एमसीक्यूज आया है और ये मोस्टली भूल जाते हैं। मेरा अपना शायद मुझे लगता है गलत हुआ था ये एमसीक्यूज, हालांकि मैंने अच्छे तरीके से किए थे, लेकिन क्या करें, पेपर का प्रेशर इतना होता है। ये साइन क्या है, सिंबल नोट का। नोट पी, हम इसको ऐसे लिखते हैं और पढ़ते हैं, या तो नोट पी पढ़ेंगे या नेगेशन ऑफ पी पढ़ेंगे। अभी तो ये साइन है, नेक्स्ट डेफिनेशन आएंगी। ये मैंने आपको पहले बताया, ये एंड का साइन होता है। पी और क्यू दोनों इसमें आ जाते हैं, पी एंड क्यू इसको पढ़ेंगे, जहां ये साइन आएगा ये हमारे पास और का साइन होगा, पी और क्यू या पी या क्यू। जैसे अगर हम कहते हैं कि पी जो है अगर ट्रू है, अगर एंड का साइन लगाएं पी एंड क्यू, तो हम क्या कहेंगे, पी भी ट्रू है क्यू भी ट्रू है। लेकिन अगर हम कहते हैं पी और क्यू, अगर हम इसकी बात करते हैं तो हम कहते हैं पी, या तो पी ट्रू होगा या फिर क्यू ट्रू होगा, तो ये ट्रू होगा। ठीक है। ये आपको पता है, इम्प्लाइज इफ देन इम्प्लाइज, ये इफ एंड ओनली इफ का है। ठीक है, कि अगर पी होगा तो वो P implies टू क्यू एंड क्यू implies टू P, बहुत कंडीशंस इसमें आ जाती हैं, लेकिन इसमें जो है ये एक एरो में इसमें सिर्फ एक कंडीशन आती है। अच्छा जी, मुझे लगता है कि अभी के लिए इतना काफी है, कल हम इधर से सिंबॉलिक लॉजिक से अगेन स्टार्ट कर लेंगे। अगर लाइट इशू ना हुआ, आजकल आपको पता है सबको कि लाइट इशू कितना आ रहा है, तो अभी के लिए जो है वो इतना काफी है। ओके जी, अल्लाह हाफिज।